बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी डिटेल्स हैं जो इसके अंदर आपको पढ़ने हैं बेटा। न्यूक्लियस, देखिए मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग उसके हिस्ट्री पार्ट की बात कर लेते हैं। इसको पहली बार किसने जो है डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लियस को पहली बार डिस्कवर करने का क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर कुछ टाइम बाद, लगभग 1879 के करीब की बात है, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने कुछ बेसिक डाई को यूज़ किया। वो जो बेसिक डाइस थी या बेसिक स्टेन्स थी, जैसे एसिटोकार्मीन या फ्यूल्जन स्टेन, को यूज़ करके उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो जेनेटिक कंटेंट है या डीएनए है उसको विजुअलाइज किया या देखा, और वहाँ पे जो बेसिक उन्होंने स्टेन यूज़ की थी उसको टर्म दिया क्रोमा। तो क्रोमा के बेसिस पे अंदर जो थ्रेड लाइक एक्सटेंडेड नेटवर्क मिला डीएनए का, उसे उन्होंने क्रोमैटिन कह दिया। तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस के अंदर बात करेंगे सबसे पहले कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड इन 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया और 1879 में फ्लेमिंग ने एक टर्म दिया क्रोमैटिन टर्म दिया, जो डीएनए का वहाँ पे एक एक्सटेंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो उन्हें देखा उसे उन्होंने क्रोमैटिन कह दिया। क्रोमैटिन वर्ड आया क्रोमा से। क्रोमा बेसिकली स्टेन जो वहाँ पे यूज़ की गई थी, जो बेसिक नेचर की थी, जैसे कि फ्यूल्जन और एसिटोकार्मीन, ये दो स्टेन थी जिन्हें यूज़ करके बेटा उस डीएनए के नेटवर्क को वहाँ पे देखा गया, जिसे क्रोमैटिन कहा गया था। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। लेकिन न्यूक्लियस को हम लोग हेड ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब किसी भी सेल की जो, या आप उसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हो, क्योंकि सारे सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होने वाले हैं या जो भी कुछ होने वाला है वो सब डायरेक्ट कंट्रोल में होता है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस को, किसी भी एंजाइम की सिंथेसिस को, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को। इसीलिए मैं इसे हेड ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल कहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में तो आपको, या ज़्यादातर सेल्स में आपको सिंगल न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आपको एक सेल में दो न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं, कुछ में मल्टी न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं, और कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा गया कि न्यूक्लियस ही नहीं होता, जिसे एन्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले, तो मैंने बताया जनरली क्या होता है। जनरली तो ऐसा होगा बेटा, जनरली वन न्यूक्लियस पर सेल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आपको बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिल सकती है, जिसमें आपको दो न्यूक्लियस पर सेल मिलेंगे, जैसे कि पैरामीशियम में आपको बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलती है। कहीं कहीं पे आपको बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन भी कहते हैं। ऐसी सेल्स जो बहुत सारे न्यूक्लियस कंटेन करके चलती हों, उन्हें हम सिनोसाइट भी कहते हैं।
ये आपको बेटा मिलती है ओपेलिना में, और कुछ फंगस हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती हैं। उसके अलावा आपको नॉन न्यूक्लिएटेड या एन्यूक्लिएटेड कंडीशन भी मिलती है, या एन्यूक्लिएटेड कंडीशन भी मिलती है जहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। अब ये कंडीशन कहाँ पे होती है? तो इसका एग्जांपल है बेटा, एक तो मैच्योर आरबीसीज, और दूसरा बेटा सीव ट्यूब सेल्स इन प्लांट्स। इसके अंदर ये लिविंग सेल है लेकिन इसका न्यूक्लियस नहीं होता, इसकी सेलुलर एक्टिविटीज को कंपेनियन सेल जो होती है इसके साथ एसोसिएटेड वो कंट्रोल करती है। तो ये तो इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? ध्यान से समझिएगा, अगर हमें किसी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो हम किसी इंटरफेस वाली जो सेल है, ठीक है, इंटरफेस सेल का न्यूक्लियस को देखते हैं तो ही हम इजीली या अच्छे से उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाएंगे। तो हम लोग अगर किसी इंटरफेस न्यूक्लियस को देखते हैं या इंटरफेस में जो सेल है उसके न्यूक्लियस को देखते हैं तो वहाँ पे हमें कौन कौन से पार्ट मिलते हैं। सबसे बाहर की तरफ बेटा आपको जो मिलेगा न्यूक्लियस को सराउंड करने के लिए, उसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप बेटा दो मेम्ब्रेन से मिलके बनना होता है। एक इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है, एक इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है जो काफ़ी स्मूथ होती है, और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसके ऊपर आपको ER या राइबोसोम लगे हुए मिल सकते हैं जो बाहर की तरफ होगी। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, इसे बेटा हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये 10 से लेके 50 नैनोमीटर तक का हो सकता है। 10 to 50 नैनोमीटर्स का ये स्पेस होता है बेटा। दूसरी चीज, अगर आप किसी न्यूक्लियस के अंदर देखना चाहेंगे तो इसी न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ये एक्चुअल में कंटिन्यू नहीं होती है, कहीं कहीं पे ये एब्सेंट होती है। और जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है उस जगह को हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर इसलिए होता है ताकि राइबोसोम्स का, RNA का और प्रोटीन का एक्सचेंज हो पाए बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटीन का, राइबोसोम्स का और RNA का जो एक्सचेंज है या ट्रांसपोर्ट है वो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू हो पाता है। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर एक माध्यम है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगी बेटा प्रोटीन, RNA और राइबोसोम। नेक्स्ट हम बात करें तो जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक ट्रांसपेरेंट सा जो है मैट्रिक्स भरा होता है, तो इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ जो है मेम्ब्रेनलेस सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। वो न्यूक्लियोलस आपको बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे।
यहां पे अगला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियोप्लाज्म बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है बेटा? ये एक सेमी फ्लूइड जेल मैट्रिक्स है जो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर। इसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको एक पार्ट मिलता है जिसे मैं न्यूक्लियोलस कह रहा हूं। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका काम होता है क्या करना बेटा? इनका काम होता है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस को करवाना। ध्यान से समझिएगा, राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? अगर राइबोसोमल आरएनए नहीं बनाएंगे ये, तो राइबोसोम नहीं बन सकते। राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक राइबोसोमल आरएनए और दूसरी प्रोटीन्स। तो आरएनए और प्रोटीन मिलके जो है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस को करवाने में न्यूक्लियोलस का रोल है, और ये आरएनए राइबोसोम की सिंथेसिस करवाएगा, ये राइबोसोम की सिंथेसिस करवाएगा, ये राइबोसोम की सिंथेसिस करवाएगा। उसके अलावा इसके अंदर आपको एक एक्सटेंडेड नेटवर्क मिलेगा न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का, जिसे हम डीएनए कहते हैं। और वो डीएनए हिस्टोन के साथ में मिलके एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, या डिफ्यूज एक एक्सटेंडेड नेटवर्क बनाता है, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो आपको मिलेगी बेटा न्यूक्लियस में, वो है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए से, और डीएनए के साथ साथ बेटा क्रोमैटिन डीएनए के साथ में, और डीएनए के साथ साथ ये हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिलकर बना होता है क्रोमैटिन बेटा। ठीक है, क्रोमैटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिलके बनता है। ठीक है जी। और इस क्रोमैटिन के भी दो टाइप हो सकते हैं, इस क्रोमैटिन के भी दो टाइप हो सकते हैं। वो टाइप कौन कौन से होंगे, तो आओ उन्हें जान लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है क्रोमैटिन के टाइप्स। तो मैंने आपको बताया था क्रोमैटिन को पहली बार विजुलाइज किया गया था फ्यूल्जन चेन की मदद से, या एसिटोकार्मीन की मदद से। एसिटोकार्मीन की मदद से इसे बनाया गया था बेटा, इन स्टेन को यूज किया गया था, और इन स्टेन की मदद से विजुलाइज किया गया था इस डीएनए को या जेनेटिक कंटेंट को। तो इसीलिए इनको नाम मिला जो है क्रोमैटिन। अब ध्यान ये रखना कि क्रोमैटिन को जरूरी नहीं है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ही बनाए, साथ साथ में इनके कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। इनके साथ में मैंने बताया डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन तो होंगी, लेकिन इस क्रोमैटिन के अंदर आपको दूसरी चीज और क्या मिल सकती है, यहाँ पे आपको आरएनए और प्रोटीन मिलेंगी। ठीक है, आरएनए और कुछ प्रोटीन मिलेंगी, और वो प्रोटीन कौन सी होंगी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगी। वो प्रोटीन कौन सी होंगी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगी। ठीक है जी। अब मैंने बताया कि इसके दो टाइप हो सकते हैं, क्रोमैटिन के दो टाइप होते हैं। क्रोमैटिन के दो टाइप होते हैं। एक होते हैं बेटा जिसे हम कहते हैं यूक्रोमैटिन।
यूक्रोमैटिन, और दूसरा टाइप होता है जिसे हम कह रहे हैं हेट्रोक्रोमैटिन। दूसरा टाइप है जिसे मैं कह रहा हूं हेट्रोक्रोमैटिन। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, जो क्रोमैटिन इस तरीके से थ्रेड फॉर्म में आपको मिलता हो या अनकॉइल्ड फॉर्म में मिलता हो, अनकंडेंस्ड फॉर्म में मिलता हो, उसे हम यूक्रोमैटिन कहते हैं। और जो बेटा इस तरीके से हाईली कॉइल्ड स्टेट में मिलता हो या कॉम्पैक्ट या कॉइल्ड फॉर्म में मिलता हो, उसे हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। तो यूक्रोमैटिन अनकॉइल्ड या नॉन कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, और हेट्रोक्रोमैटिन क्या है? ये बेटा हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा हेट्रोक्रोमैटिन के अंदर। यूक्रोमैटिन जो होता है बेटा, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए होता है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है बेटा, हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव डीएनए होता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव डीएनए होता है। उसके अलावा यूक्रोमैटिन अगर आप इनके ऊपर स्टेन डालते हैं तो ये आपको इंटरफेस के दौरान जो है लाइट स्टेन करते हुए मिलेंगे। तो बेटा ये स्टेन करते हैं लाइट, दे स्टेन्स लाइट ड्यूरिंग इंटरफेस के दौरान ये आपको लाइट स्टेन करते हुए मिलेंगे। और हेट्रोक्रोमैटिन बेटा आपको स्टेन करते हुए मिलेंगे, दे स्टेन लाइट, सॉरी ये लाइट स्टेन कर रहे थे, ये बेटा डार्क स्टेन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रिटेन करते हैं ये स्टेन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिटेन करते हैं, इसलिए डार्कली स्टेन्ड होंगे। ये कम रिटेन करते हैं, इसलिए ये लाइट स्टेन है। ऑब्वियस सी बात है, आप इसके ऊपर स्टेन डालिए तो ये कहाँ रिटेन कर पाएगा, उसके अंदर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन है, यही क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड करने वाली होती है, जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, तो यही क्रोमैटिन कॉइलिंग करता है, और कॉइलिंग करके क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, ये क्रोमैटिन सेल डिवीजन के दौरान कॉइलिंग करेगा और क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करवाएगा। तो क्रोमोसोम हमारे अंदर जो होते हैं वो 23 पेयर होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अब क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। तो अगला पार्ट मैं जो शुरू कर रहा हूं वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बेटा। तो ध्यान से समझिएगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब बेटा इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि जो ये क्रोमोसोम है इसका स्ट्रक्चर कैसे बना। तो क्रोमैटिन ने ही क्रोमोसोम को बनाया कॉइल करके। क्रोमैटिन कॉइल एंड कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम बेटा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक क्रोमोसोम के अंदर आपको दो इस तरीके से क्रोमैटिड मिलते हैं। जैसे एक क्रोमैटिन ने कॉइल किया और एक क्रोमैटिड को बनाया, ऐसे ही एक और कॉइलिंग हुई और एक और क्रोमैटिड बन गया। और बीच वाला जो रीजन है इनका, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड था, जिसे मैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कह रहा हूं। और इस कॉन्स्ट्रिक्टेड वाले पार्ट पे ये आपस में जुड़े, इसको मैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कह रहा हूं। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले पार्ट पे जब ये जुड़े तो इस वाले हिस्से को मैंने सेंट्रोमेयर कह दिया।
मतलब कहने का ये है कि ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा है ये सेंट्रोमेयर कहलाता है, ये सेंट्रोमेयर कहलाता है। और इसके जो एंड होते हैं, इन एंड को बेटा हम लोग टीलोमर कहते हैं। और इन सेंट्रोमेयर वाले पार्ट के ऊपर आपको कुछ प्रोटीन के इस तरीके से पार्ट लगे हुए मिल सकते हैं, या प्रोटीन की प्लेट लगी हुई मिल सकती है, जिन्हें हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे होती है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स को कनेक्ट करने के लिए ये काइनेटोकोर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी बेटा। लेकिन कुछ कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन की जगह सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है। तो वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कैसे डेवलप होती है? जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊं क्रोमोसोम का, ठीक है, इस तरीके से ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट था जिसे मैंने सेंट्रोमेयर कह दिया। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी डेवलप हुआ, और जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ पे डेवलप हुआ बेटा, ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ पे डेवलप हुआ, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ पे डेवलप हुआ, इसके ऊपर जो डीएनए बना इसे बेटा हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम जो सैटेलाइट डीएनए लेके चलते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जिनके पास सैटेलाइट डीएनए होता है, उन्हें हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन आता हो। सेंट्रोमेयर तो है ही है, मतलब प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन इनके पास होगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन इनके पास होता है, लेकिन साथ साथ में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी इनके पास होगा। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को बेटा हम कहते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम कहते हैं बेटा, ठीक है जी, इन्हें हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। और बेटा सेट क्रोमोसोम हमारे पास में कितने होते हैं? तो हमारे अंदर बेटा 5 पेयर हैं जो सेट क्रोमोसोम होंगे। हमारे अंदर 5 पेयर सेट क्रोमोसोम होते हैं, 5 पेयर सेट क्रोमोसोम होते हैं। अब ये 5 पेयर सेट क्रोमोसोम कौन कौन से हैं? तो बेटा क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 14, क्रोमोसोम नंबर 15, क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 22, ये 5 क्रोमोसोम है, सेट क्रोमोसोम है। अच्छा, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन वाले रीजन के पास में क्या होता है? तो यहाँ पे बेटा एक न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है जिसे नॉर कहते हैं, जो न्यूक्लियोलस को बनाने में हेल्प करता है। इसे हम न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं, या न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, नॉर कहते हैं, जो आपको बेटा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट के पास में मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्रोमोसोम को कैटेगराइज कर लेते हैं, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है, जिन्हें मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक कहा गया है। तो आइए बात कर लेते हैं कि क्रोमोसोम्स को हम लोगों ने किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और इनमें बेटा मीडियन होता है, सेंट्रोमेयर बिल्कुल बीचों बीच होता है, मीडियन सेंट्रोमेयर होता है। और ऐसी कंडीशन को बेटा हम लोग, यहाँ पे दोनों आर्म बिल्कुल इक्वल होती हैं, आइसोब्रैकियल कंडीशन कहते हैं।
और ये वी शेप के दिखते हैं एनाफेज के दौरान। एनाफेज में ये आपको वी शेप के दिखाई देंगे, ठीक है बेटा। और दूसरे वाले होते हैं जिन्हें मैं कह रहा हूं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। बेटा ये सब मीडियन सेंट्रोमेयर इनके अंदर होगा, इनके अंदर सब मीडियन सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है। ये हेट्रोब्रैकियल होते हैं, यहाँ पे दोनों आर्म थोड़ी सी अलग डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे एक आर्म बड़ी हो जाती है, एक आर्म छोटी हो जाती है। ये एल शेप के दिखाई देते हैं एनाफेज के दौरान। तीसरा टाइप है यहाँ पे बेटा जिन्हें मैं कह रहा हूं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। बेटा यहां पे जो आपको सेंट्रोमेयर मिलेगा ये मिलता है सब टर्मिनल सेंट्रोमेयर यहां पे मिलता है बेटा आपको। सब टर्मिनल सेंट्रोमेयर आपको देखने के लिए मिलेगा और ये एल शेप के दिखाई देते हैं एनाफेज के दौरान। ये आपको एनाफेज के दौरान एल शेप के दिखाई देंगे बेटा। और सबसे लास्ट टाइप होता है बेटा, सबसे लास्ट टाइप होता है जिन्हें मैं कह रहा हूं टीलोसेंट्रिक। जिन्हें मैं कह रहा हूं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इन्हें बेटा हम लोग टर्मिनल सेंट्रोमेयर कहते हैं। इन्हें हम टर्मिनल सेंट्रोमेयर कहते हैं, टर्मिनल सेंट्रोमेयर कहते हैं। और ये आई शेप के होते हैं। ये एल शेप नहीं बेटा, ये जे शेप होने चाहिए। दे आर बेसिकली जे शेप। ये जे शेप के होते हैं। ये बेसिकली बेटा आई शेप के आपको मिलेंगे। ये आई शेप के मिलते हैं एनाफेज में। आप ध्यान से सुनिएगा, इनमें स्ट्रक्चरल क्या डिफरेंस है। देखिए मैंने बताया मेटासेंट्रिक, मीडियन सेंट्रोमेयर, आइसोब्रैकियल, दोनों आर्म बिल्कुल बराबर हैं। ऊपर वाली आर्म भी और नीचे वाली आर्म भी लगभग बराबर है, दोनों बिल्कुल इक्वल होती हैं। मतलब यहाँ पे पी और क्यू आर्म बिल्कुल बराबर होती हैं और बिल्कुल बीचों बीच आपको सेंट्रोमेयर मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसे मीडियन सेंट्रोमेयर कह रहे हैं, है ना। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, एक आर्म ऊपर वाली थोड़ी सी जो है छोटी होती है और सेंट्रोमेयर थोड़ा उस तरफ शिफ्ट हो चुका है और नीचे वाली आर्म कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो पी आर्म है ये शॉर्ट हो चुकी है, स्लाइटली शॉर्ट है, स्लाइटली अनइक्वल है। मैं लिख रहा हूं स्लाइटली अनइक्वल है। और ये जो क्यू आर्म है ये थोड़ी सी बड़ी है, स्लाइटली जो है लार्जर साइज की है, लॉन्गर साइज की है। और एक्रोसेंट्रिक में आपको क्या मिलेगा कि जो ऊपर वाली आर्म थी वो और छोटी हो जाएगी, नीचे वाली आर्म थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे टू डिफरेंटली अनइक्वल आर्म आपको मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए सेंट्रोमेयर जो है वो सब टर्मिनल, मतलब टर्मिनल के बिल्कुल पास में पहुँच चुका है। ये सब मीडियन था, मतलब मीडियन से थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट था। ये सब टर्मिनल है, टर्मिनस के बिल्कुल पास में है, इसलिए हम इसे सब टर्मिनल सेंट्रोमेयर कह दे रहे हैं। और यहाँ पे बेटा जो है बिल्कुल टोटली अनइक्वल आर्म होती है, टोटली अनइक्वल आर्म यहाँ पे प्रेजेंट होती है, टोटली अनइक्वल आर्म प्रेजेंट होती है। और टीलोमेरिक सेंट्रोमेयर कौन होते हैं बेटा, टीलोमेरिक सेंट्रोमेयर वो होते हैं जहाँ पे दूसरी वाली आर्म आपको ना के बराबर दिखती हो, मतलब होती ही नहीं है, ठीक है। और आपको केवल एक ही आर्म दिख रही हो, जिसमें आपको केवल सिंगल आर्म दिखती हो, सिंगल आर्म दिखती हो। ऊपर वाली आर्म या तो प्रेजेंट होगी तो थोड़ी बहुत छोटी होगी, या बिल्कुल सेंट्रोमेयर एंड पे प्रेजेंट होता है। तो इसे हम लोग टीलो